तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 12th पार्ट पर। और अब हम आज क्या डिस्कस करेंगे वो पहले सुन लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्फेरिकल कैपेसिटर और साथ ही डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में आज जानेंगे। तो उसके लिए बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो वैसे मैं बता दूं कि अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब पीपीसी देखा था। तो पीपीसी में हमने बहुत सारे इफेक्ट्स देखे थे। क्या क्या इफेक्ट्स देखे थे? एक तो सिंपल पीपीसी के बारे में बात करूं, एयर कैपेसिटर के बारे में बात करूं तो एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाला था आपने, अब वो था C = E/D। एग्जैक्टली आपको याद होगा। और सिंपली अगर मैं बात करूं इस पर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक यूज करके अगर मैं अलग अलग इफेक्ट देखूं तो उसको ही मैंने बता दिया था कि डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका इफेक्ट क्या आएगा, याद होगा आपको। तो इस डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट के बाद आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कैपेसिटर के बारे में। और नेक्स्ट कैपेसिटर होने वाला है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कैपेसिटर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली मैं बता दूं पीपीसी आपका मेन टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे एग्जाम में, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपके टॉपिक में दे रखा है, मतलब ये लास्ट में आपके एक्सरसाइज में इसका टॉपिक दे रखा है जिसको हमें कवर करना है। इसके अंदर मतलब एनसीईआरटी के अंदर किसी टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि ये तो है ही हमारा टॉपिक। तो आइए फटाफट से स्फेरिकल कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट? तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, पहले उसको समझने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को। क्या होता था? 2 प्लेट्स होते थे, दोनों प्लेट में से एक को हम सोर्स प्रोवाइड करते थे और दूसरे वाले को हमने जोड़ दिया था किसके साथ? जोड़ दिया था हमने बाहर से किसी अर्थ के साथ, मतलब अर्थिंग प्रोवाइड किया था। अर्थिंग से क्या होता है? इससे सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरे प्लेट के ग्राउंड हो जाते हैं। बेनिफिट ये है कि इससे पोटेंशियल गिरता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास कोसेंट्रिक 2 स्फेरिकल सेल हैं, 2 स्फेरिकल सेल, और ये दोनों स्फेरिकल सेल का एक ही सेंटर है, ये सेंटर है। और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अगर कुछ बोलने की कोशिश करूँ तो ये इसका रेडियस हो गया स्मॉल a और इस बड़े वाले का जो रेडियस है आपने ले रखा है स्मॉल b, राइट? और आपने अंदर वाले को बाहर से किसी सोर्स प्रोवाइड कर रखा है, ये किसी एक्सटर्नल मेथड से आपने इसको सोर्स प्रोवाइड कर रखा है। और इसको सोर्स प्रोवाइड करने से हुआ क्या, देखिए ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पूरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एज यू नो, आपको पता ही है, सोर्स प्रोवाइड किया है आपने और ये सोर्स आपने बाहर से दे रखा है अंदर वाले रीजन को। इसकी वजह से हुआ क्या, ये देखिए यहाँ पर इंडक्शन हुआ और बाहर वाले बड़े वाले रेडियस पर नेगेटिव चार्ज उतने ही अमाउंट पे इंड्यूस हो जाता है, जिसको इंड्यूस कहते हैं। इंड्यूस चार्ज की वजह से बाहर भी उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा ताकि नेट चार्ज सिस्टम का 0 रहे, बाहर वाले सरफेस का 0 रहे। लीजिए अब इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट हमें अभी नहीं हुआ है, बेनिफिट अब होने वाला है। क्योंकि अब देखिए इस अंदर वाले रीजन का कुछ पोटेंशियल तो डिक्रीज हुआ होगा, याद है ना पहले हमने कैसे बताया था? सिंपली यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा, लेकिन हमें और ज्यादा पोटेंशियल डिक्रीज करना है। तो इसके लिए हमें सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या करना होगा? ग्राउंड करना होगा। ग्राउंड कैसे करते हैं? इसको अर्थ प्रोवाइड करेंगे। देखो अर्थ प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को ग्राउंड नहीं कर सकता, याद है ना आपको? तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये नेगेटिव चार्जेस है तो ये हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, देखिए ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। ये देखिए ग्राउंड, इसको ग्राउंड या अर्थ कहते हैं, अर्थ मिला। तो इससे बेनिफिट सारा पॉजिटिव ग्राउंड हो गया।
अब क्या करना है, अब हमें बस इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकाल लेना है। इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा जिससे हम बता सके कि हाँ हम कितना इस पर चार्ज स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले सपोज कर लेते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले छोटे वाले स्फीयर और बड़े वाले स्फीयर दो स्फीयर है, तो ये छोटे वाले को S1 और बड़े वाले को S2 दे सकते हो। तो पोटेंशियल, अब ये पोटेंशियल इस वाले पर इक्विपोटेंशियल प्रोड्यूस होगा और इस पर भी इक्विपोटेंशियल होगा, जिसके वजह से हमारे इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू S1। अगर मैं पोटेंशियल ड्यू टू S1 के बारे में बात करूं, ड्यू टू चार्ज स्मॉल q, राइट, व्हाटएवर स्मॉल q, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या लिखा जा सकता है, इसके लिए V1 लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर चार्ज क्या है स्मॉल q और इसका रेडियस क्या है स्मॉल v। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप इस पे पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। वेयर स्मॉल q इज द चार्ज ऑक्यूपाइड अपॉन द सरफेस S1। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपके S2 पर भी होने वाला है। आइए देखते हैं। नाउ पोटेंशियल एट S2। अब S2 पे क्या पोटेंशियल होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये चार्ज उतना ही अमाउंट पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। नाउ द टोटल पोटेंशियल, नाउ द टोटल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम है आपका कोसेंट्रिक सिस्टम, तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 लिख सकते हो आप, और ये होने वाला है फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है कॉमन हो जाएगा, दोनों में चार्ज भी सेम है, ये भी कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा बच्चों, तो अंदर आपका यहाँ पे बच रहा है 1/b, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में है, तो 1/a माइनस 1/b, माइनस क्यों होगा बता ही सकते हो, ये नेगेटिव में इसलिए। और फाइनली आपका जो ये पोटेंशियल होने वाला है, ये पोटेंशियल सॉल्व आउट करने के बाद हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन a b, राइट, क्लोज कर लीजिए। अब क्या कर सकते हो, अब यहां से आपको पोटेंशियल मिला, पोटेंशियल से कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर का हीरो कौन, इस चैप्टर का हीरो है C इज इक्वल टू Q/V, जो कि कैपेसिटेंस होता है। नाउ कैपेसिटेंस निकालना होगा, तो हेंस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लिया जाए, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V। ओके, तो C इज इक्वल टू Q/V की जगह पे ये वैल्यू रख लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन AB, राइट। अब यहाँ पे ये जो Q है, ये Q कैंसिल हो जाएगा और फाइनली C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऊपर ले लीजिएगा, AB अपॉन B माइनस A, राइट। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस फाइनली इस सिस्टम का, और इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो इसका मतलब ये फ्री स्पेस के लिए कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब इसमें मान लो मैं बाहर से कोई मीडियम यूज भी कर लूं तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो एनहांस होगा। तो फिलहाल के लिए मान लीजिए एयर कैपेसिटर है तो C0 इंट्रोड्यूस कर सकते हो विथ डाइलेक्ट्रिक या इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K B माइनस A अपॉन AB। ओके, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। मैं बता दूं कि इस टॉपिक को एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में तो दिया ही गया है, साथ साथ इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल भी दे रखे हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K B माइनस A अपॉन AB, जहां पे A एंड B जो है वो रेडियस है दोनों स्फीयर्स के, रिस्पेक्टिव स्फीयर्स है, जहां पर B की वैल्यू A से बड़ी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, B इज ग्रेटर देन A, रिमेंबर दैट। अब इतना होने के बाद आइए एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या ये एग्जाम्पल हम कर पाते हैं। तो आइए फटाफट से एग्जाम्पल देखें।
तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल आई है, एग्जांपल को पहले ध्यान से समझ लेते हैं पढ़ करके क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ स्फेरिकल कैपेसिटर व्हिच concentric spheres has radius 12 centimeter and 13 centimeter respectively. What is the capacitance of the capacitor? This is the exactly question। और इस क्वेश्चन के बिहाफ पर पहले देखते हैं कि इसको हम क्या-क्या चीजें नोन फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नोन है आपका, मान लीजिए B और A बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो R2 या R1। पहले तो आप एक डायग्राम से समझ ही लो ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, इसमें ये वाला जो है आपका R2 है ऑफ कोर्स, और ये वाला जो आपका अंदर वाला है वो R1 है। और इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ये कुछ इस तरीके से चार्ज किया, पॉजिटिव 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 ये दे दिया। और इसके बाद यहाँ नेगेटिव 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 ये इस तरीके से चार्ज हो गया। और इसके बाहर वाले रीजन पर क्या हो गया, इसके बाहर वाले रीजन को आपने अर्थ दे रखा था, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले देख रखे थे। तो इस केसेस पर यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कितना होगा कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, आपके शेप पर और उसकी साइज कैसे इस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो आइए कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, R2 की वैल्यू, ये R2 है, R2 की वैल्यू 13 सेंटीमीटर जो कि गिवन है, R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C=4πε0 क्या होगा, ये हो जाएगा R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। दिस इज द फॉर्मूला। और फाइनली C=4πε0 का फॉर्मूला आपको मतलब वैल्यू पता होना चाहिए, 9 × 10⁹ और ये फाइनली ब्रैकेट ले लीजिए R2 × R1, मतलब कि आप 12 × 13 लिख सकते हो। ये दोनों आपके किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो इनटू में 10⁻⁻4 लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻⁻2 10⁻⁻2 फाइनली 10⁻⁴ आ जाएगा। नीचे आपका 13 - 12 दोनों सेंटीमीटर में, 13 में से 2 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में आएगा, उसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 × 13, राइट। 12 × 13 ये कितना होने वाला है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 156 आ जाएगा आपका। और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻2 और नीचे आपका आ रहा है 9 × 10⁻9। ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, चलिए कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स 3 के टेबल से मैंने कैंसिल कर दिया। अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ से C की वैल्यू निकालिए, ये आपका C = हो जाएगा 4 × 13, राइट। 4 × 13 क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 52, राइट, 52 हो गया। अब नीचे ऑफ कोर्स 3 है, नीचे 3 लिख दीजिए इंटू 10⁻2 - 9। फाइनली C = इसको डिवाइड कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका 17.3 ऑलमोस्ट, और 10⁻⁻7 और फाइनली इसको आप लिख सकते हो क्या 1.73, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराड, और फाइनली 1.73 माइक्रोफैराड, राइट। तो ये आपने आराम से बना लिया एक कैपेसिटर, राइट। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे याद से। अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक दे रखा है, उससे कंप्लीट करिएगा। अब मैं आपको पूछूं कि अगर इस फ्री स्पेस जो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इनके बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक यूज कर लूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक इसमें यूज कर लिया जाए तो फॉर्मूला जो ये C = 4πε0 यहाँ पर है, और R1 अपॉन R2 माइनस R1, उसमें यहाँ ε0 के साथ K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जहाँ फ्री स्पेस होगा वहीं पर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिड्यूस कर दोगे और आप इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कैपेसिटेंस पा जाएंगे, राइट। समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा और देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आइए देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अब मुझे ये बताइए कि हम किसी भी कैपेसिटर के लिए डाइलेक्ट्रिक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को इंपॉर्टेंस देने का मतलब है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ने लगता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना भी कैपेसिटर बनाए, जितने भी प्लेट्स बनाए, तो उन प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज करें। तो फायदा ये मिला कि डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ने लगा। अब याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही है कि इंसुलेशन अच्छी होगी, जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे उनकी इंसुलेशन अच्छी होगी। अगर हम ये कहें कि इनके बीच में मॉलिक्यूल सेपरेट होने लगेंगे तो सेपरेट होने से ये होगा कि इनका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो है अगर इनफाइनाइट हो जाए तो वो मेटल बन जाता है। और शायद आपको याद होगा कि जैसे ही कोई मेटल बन जाता है तो मेटल बनने के बाद उसके अंदर स्टोरेज करने की एबिलिटी कम हो जाती है। मतलब अगर हम किसी कैपेसिटर के प्लेटों के लिए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो बेटर है, अच्छी बात है। लेकिन हम कोई मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते, इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको झलक पिछली क्लासेस में दिखाई थी। अगर नहीं समझ पाए हैं तो पहले समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक की हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या थी। आइए पहले वो देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट है और ये दो पैरेलल प्लेट में एक तरफ आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, याद होगा पहले भी बताया था, और एक तरफ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, राइट। और इनमें आपने क्या यूज कर लिया था, डाइलेक्ट्रिक यूज कर लिया था। मैं इसको फिर से रिकैप ही कर रहा हूँ, सोच लीजिए, इसको मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर इसमें आपने ये कुछ इस तरीके से पोलैरिटी इंड्यूस की थी, जिसके वजह से वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, कुछ इस तरीके से, याद है। और ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और ये जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे प्लेट के बीच में, वैसे वैसे ये डाइलेक्ट्रिक जो है, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस है, बाउंडेड चार्जेस है, वो धीरे धीरे पोलराइज होंगे। और जब धीरे धीरे वो पोलराइज होंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेपरेट होना शुरू होंगे पॉजिटिव आयन से। अब सेपरेट होंगे तो एक किसी पर्टिकुलर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से क्या होता है, तो ध्यान से समझिए कि जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया वैसे वैसे इनके अंदर जो चार्जेस थे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से थे, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरीके से थे। अब वो फील्ड में आने के बाद पोलराइज होंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होने लगेंगे। अब आपको पता ही है कि पॉजिटिव के पास कौन होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव वाला। तो इसके पास कुछ इस तरीके से इधर वाला नेगेटिव इधर वाला पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से सेपरेट होंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, और सेपरेट होता जाएगा और सेपरेट होता जाएगा। जरा सोचिए कि अगर आपके पास दोनों बाजुओं पे बच्चे अगर और ज्यादा लटक रहे हैं, बहुत ज्यादा, अगर आप ऐसे दोनों हाथों में, अगर मान लीजिए बच्चों के बारे में मत सोचिए, आपके पास अभी बच्चे नहीं है, आप खुद बच्चे हो, तो ऐसे केस में आप कर सकते हो कि अपने दोनों हाथों में ऐसे लोड पकड़ लीजिए। तो अगर आप लोड पकड़ रहे हो और कोई लोड इस पर चढ़ाता जा रहा है, तो जितना ज्यादा हाथों पर लोड पड़ेगा उतना ही ज्यादा आपके मसल्स स्ट्रेन महसूस करेंगे, और ज्यादा लोड से हो सकता है कि हमारी बाजुएं निकल भी जाएं। तो ये होता है, मतलब प्रॉब्लम आने की बात बता रहे हैं कि अगर हम जितना ज्यादा लोड डालेंगे तो हमारे मसल उतने ज्यादा स्ट्रेन होंगे, और बहुत ज्यादा लोड होने पर ये टूट सकते हैं। वही कहानी यहाँ पर भी है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो धीरे धीरे सेपरेट होंगे। और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बढ़ाने से ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब टूट जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस से अलग हो जाए, पॉजिटिव आयन से अलग हो जाए। और दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दिस प्रोसेस, दिस इवेंट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन ऑफ चार्जेस। तो इस तरीके से ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन भी कहते हैं। दैट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन इज हैपेंस ओनली ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कहां से किया, एक्सटर्नली। और दैट काइंड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric cannot be break down, or we can say it can bear the electric field, maximum electric field without electrical breakdown. This is called dielectric strength। नहीं समझे, फिर से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों हाथों पे आप लोड उठाइए, आप कोई लोड उठा रहे हो तो आपने 5 केजी उठाया, 6 केजी उठाया, 10 केजी उठाया, 15 केजी उठाया, 20 केजी उठाया, लेकिन 20 केजी से जैसे ही आप 21 केजी में गए तो आप इसे नहीं उठा पाए, और आपके मसल्स जो है अब वो जवाब दे गए हैं, मतलब अब आप उठा नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके बाजुएं केवल 20 केजी तक का ही लोड उठा सकती थी। सिंपली मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते होते अगर एक पर्टिकुलर और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए और जिस पर ये सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ब्रेक डाउन होने से ये सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग, मतलब
आप पॉजिटिव चार्ज कहिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे तो ये मेटल की तरह बिहेव करने लगेंगे। अब मेटल की तरह बिहेव करना अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे कैपेसिटेंस नहीं बढ़ता। आई रिपीट, इससे हुआ क्या कि आपको याद होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते थे वैसे वैसे इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इंटरनल में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल का किस पर डिपेंड करता था? ये डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल पे। अब जरा सोचिए, अगर ये मेटल होगा तो मेटल का तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा। और ये जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस नहीं होगा। नहीं समझे? जरा सोचिए, याद करिए, E इज इक्वल टू, मैंने E नेट इज इक्वल टू बताया था E माइनस E नॉट। अगर ये E की वैल्यू अंदर कुछ है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा कम होकर के मिलेगा, वैसे पोटेंशियल भी कम होता है, बेनिफिट होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये E नॉट जो है, ये E नॉट जो इस डाइलेक्ट्रिक का है, वो डाइलेक्ट्रिक का E नॉट मेटल की तरह बिहेव करने लगे, तो मेटल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मेटल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बच्चों। आई रिपीट, मेटल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E बाई K कह सकते हो, E बाई K। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, K की वैल्यू इनफाइनाइट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी, क्योंकि इसका K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अगर मेटल के बारे में बात करूं, अगर ये मेटल बन जाएगा, मेटल की तरह बिहेव करेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और ये जीरो होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब रिड्यूस नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से आपका जो पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, बढ़ेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी सिस्टम बनाए उसमें जो डाइलेक्ट्रिक यूज करें उसमें डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन ना हो। अगर ब्रेकडाउन होगा तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेकडाउन को बियर कर सके, और उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस पर ये आपका डाइलेक्ट्रिक विदाउट इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बियर कर सकती है उसे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं, राइट। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसी तरीके से एक और टर्म का यूज करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसी में होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब आपको पता ही है कि आपने जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो इनके बीच में वो मैक्सिमम पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्टार्ट होने वाला होता है, तो उस मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ध्यान से समझ में आया डेफिनेशन? आइए लिख भी लेते हैं इस डेफिनेशन को। लिखेंगे कैसे, आइए देख लीजिए। देखिए, the maximum electric field applied to the dielectric which can bear और withstand भी लिख सकते हो, withstand, bear और withstand without electrical breakdown, this is called, full stop, this is called dielectric स्ट्रेंथ। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है जिसे ये विदाउट ब्रेकडाउन बियर कर सकता है, ठीक है, बना रहे, टूटे ना, टूट जाएगा तो मेटल की तरह बिहेव करेगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, राइट। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज ब्रेकडाउन? द मैक्सिमम पोटेंशियल of the dielectric at electrical breakdown started. Electrical breakdown started. This is called what? Breakdown voltage. ब्रेकडाउन वोल्टेज नाम से ही लग रहा है ना कि जिस पर ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाए तो वो वोल्टेज जो कि इस डाइलेक्ट्रिक का होगा, वो वोल्टेज जिस पर आपका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा उसे हम आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज कह सकते हैं। इसका एक रिलेशन है, याद रखिएगा, ये होगा E इज इक्वल टू V बाई डी। आपको याद है ना,
क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो फिक्स है, बी आपका फिक्स रहेगा। आपकी ई पर डिपेंड करता है कि बी कैसा होगा, तो जिस पर ई ब्रेक होना स्टार्ट होगा वही आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा। तो ई आपका क्या कहलाता है, ई आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा, एग्जैक्टली स्ट्रेंथ होगी। और डी आपका सेपरेशन है, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, इसको हम डी कह सकते हैं, ये डी हो गया। और V आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज होने वाला है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ब्रेकडाउन वोल्टेज और स्मॉल डी के बीच का ये रिलेशन है, याद रखेंगे। अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है जो कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके ब्रेकडाउन होता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा, आप खुद भी निकाल सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन रिपीट करके दे दे रहा हूं, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। किसी सिस्टम का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो मान लीजिए दे रखा है, वो है आपका 200 वोल्ट है, राइट, एट 3 mm ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। फाइंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता करनी है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। क्या आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है? क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 200 वोल्ट है और 3 mm के सेपरेशन है प्लेट के बीच में, तो आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब ई की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वो सारे टॉपिक आपके ही इर्द गिर्द है, और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का टॉपिक भी आपने जरूर देख रखा है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खोले हो और देखे हो तो उसमें देखा होगा कि कोई भी कैपेसिटर जो कि छोटा होता है उसमें आपने कुछ टर्म्स लिखे हुए देखे होंगे, जैसे कि उसमें कैपेसिटेंस लिखा मिल जाता है और साथ ही उसमें लिखा मिल जाता है वोल्टेज। और एक्चुअली जो वोल्टेज उसमें लिखा होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और वो ब्रेकडाउन वोल्टेज ये डिसाइड करता है कि कितने वोल्टेज के बाद वो डिवाइस अब काम नहीं करेगी, खराब हो जाएगी। और जैसे ही वो वोल्टेज वहां तक पहुंचता है तो उसके बाद उसको दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपने किसी भी कंपोनेंट, किसी भी डिवाइस में देखे हो तो मल्टीपल कैपेसिटर्स लगे होते हैं और वो सबके अपने अपने ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करता है कि वो प्लेट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्लेट कितना बियर कर सकता है, कितना कैसा डाइलेक्ट्रिक उसके बीच में भरा गया है, कब वो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग बन जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक से डिसाइड होता है कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। तो आई होप आप ये कर लेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, स्फेरिकल कैपेसिटर देखा, उसके प्रिंसिपल्स को देखा और किस पर डिपेंड करता है ये देखा, और साथ ही देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क ये तो करना ही है, ये तो बहुत इजी है। साथ ही आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 जरूर लगा लेंगे जो कि पिछले टॉपिक पर बेस्ड था। अब हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो बात करेंगे कि किसी पैरेलल प्लेट के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।